We'll go ahead with next question. Question number 31. The height of the point vertically above the Earth's surface at which acceleration due to gravity becomes 1% of its value at the surface is. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आपको पूछा है कि ऐसे पॉइंट का हाइट बताओ जहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बिकम्स 1% ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस. मतलब सरफेस के कंपेरिजन में सिर्फ 1% है, ओनली 1% इज रिमेनिंग. अगर सिर्फ 1% बचा है तो 99% गया, और अगर 99% गया तो हाइट ज्यादा होना चाहिए. हाइट ज्यादा होना चाहिए मतलब आर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया क्या है, दिया है आपको जी एच की वैल्यू 1% ऑफ जी, ऐसा दिया है. तो जी एच इज इक्वल टू 1/100 ऑफ जी. तो जी एच बाई जी आपका आ गया 1/100. तो जी एच बाई जी क्या होता है आपको पता है, आर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर. जी एच बाई जी इक्वल टू आर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from 1 and 2 you will get r upon r plus h square equal to 1/100 taking square root. तो r upon r plus h equal to 1/10. तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 10r equal to r plus h. तो h equal to 9r. तो 9r, 9r ऑप्शन नंबर बी डन. क्वेश्चन. और कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ पे जैसे बोला है बिकम्स 1%, तो यहाँ पे बोला होगा रिड्यूसेस बाय 1%. रिड्यूसेस बाय 1% मतलब बिकम्स 99%. तो उस केस में हाइट स्मॉल होगा. तो क्या लोगे, 1 माइनस 2h/r. अगला क्वेश्चन. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड मून इज कैपिटल डी एंड मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मून, then at what distance from the center of earth the gravitational force will be 0. ये क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. दोनों मोस्टली रिलेटेड ही है एक दूसरे से, बट आई जस्ट टेल यू कि क्या डिफरेंस है दोनों मेथड्स में. दिस इज अर्थ, लेट अस से दिस इज मून. अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर तक का डिस्टेंस आपको बोल दिया है कैपिटल डी. अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर तक का डिस्टेंस है कैपिटल डी. ये डिस्टेंस कैपिटल डी है. और दे आर टेलिंग यू कि अर्थ के और मून के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दी, इसके बीच में कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, 0. राइट. तो उस पॉइंट का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से कितना है, उस पॉइंट का डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से x मान लेते हैं. तो ये कितना हो गया, d माइनस एक्स. किसी भी पॉइंट पे, लेट अस से ये p पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होने का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 होना. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 होना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होना. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाय आर स्क्वायर. के क्यू बाय आर स्क्वायर. तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जी एम बाय आर स्क्वायर. तो याद रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. नहीं तो क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आपको फील्ड इंटेंसिटी से नहीं निकालना, वो शॉर्टकट है एक्चुअली. अगर नहीं निकालना तो फिर ऐसा मानना पड़ेगा कि ये मास ऑफ अर्थ m, मास ऑफ मून स्मॉल m, और यहाँ पे कोई डमी मास है. डमी मतलब कोई एक मास रख दिया m1. तो आपको बोलना पड़ेगा कि इस m1 पे जितना फोर्स अर्थ ने लगाया उतना ही फोर्स मून ने लगाया. तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया. ऐसा भी चलता है. व्हाट इज फोर्स g, m1 m2. यहाँ पे m1 और m2, m1 इज स्मॉल m1 एंड m2 इज अर्थ. अर्थ का मास कितना है, कैपिटल M, अपॉन डिस्टेंस कितना हो गया, h स्क्वायर, इक्वल टू मून ने कितना फोर्स लगा दिया, g स्मॉल m m1 बाय d माइनस x का स्क्वायर. तो m1 m1 हो गया कैंसिल. मतलब यही तो मैं बोल रहा था आपको, gm बाय x स्क्वायर मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. तो फोर्स 0 होने का मतलब क्या, 0 होना, इंटेंसिटी 0 होना. ओके. इंटेंसिटी सेम होना मतलब कैंसिल होना. हो गया, गुड. राइट. तो व्हाट इज मास ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ मून, 81 टाइम्स, ऐसा लिखा है. तो ये सब्स्टिट्यूट कर दो.
Therefore, 81 mass of moon upon x square equal to small m upon d minus x square. Cancel, taking square root, 9 by x equal to 1 upon d minus x. So 9d minus 9x equal to x. So 10x equal to 9d, तो x equal to 9d by 10, 9d by 10. ठीक, ऑप्शन नंबर डी। पर एक बार बताओ, व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम मून? d by 10. नेक्स्ट क्वेश्चन। The depth at which the effective value of acceleration due to gravity is g by 4s. अब ये क्वेश्चन मैं बाद में सॉल्व करूंगा, बाद में मतलब अभी 2 मिनट में, पहले ये करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन का जनरल फार्मूला ये डायरेक्टली यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो यू विल अंडरस्टैंड कि अगर आप जनरल फार्मूला बना लेते हो तो फिर ऐसे क्वेश्चन, तो देखो क्या बोला है, द डेप्थ डी एट विच द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स 1 by n टाइम्स द वैल्यू एट द सरफेस। कितने डेप्थ पे एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 1 by n टाइम्स ऑफ सरफेस वैल्यू होगा, मतलब बेसिकली डेप्थ पे g बाय n होगा, ऐसा उन्होंने बोला है। तो फिर ये हो जाएगा जी डी बाई जी इक्वल टू 1 by n। लेकिन आपको जी डी बाई जी तो पता ही होगा, 1 माइनस डी बाय आर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 यू विल गेट, दोनों साइड्स को इक्वेट कर लो, 1 माइनस डी बाय आर इक्वल टू 1 बाय एन। आपको क्या फाइंड करना है? डी फाइंड करना है ना। तो 1 माइनस 1 बाय एन इक्वल टू डी बाय आर, तो n माइनस 1 बाय एन इक्वल टू डी बाय आर, तो d इक्वल टू आर इंटू माइनस 1 बाय एन, आर इंटू ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। द डेप्थ एट विच द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी बाय 4। यहाँ पे जी बाय एन था, यहाँ पे जी बाय 4 है, करेक्ट। तो तुमको फॉर्मूला मिल गया, तो कंपेयर करोगे तो एन की वैल्यू क्या है? 4। तो व्हाट इज 4 माइनस 1? 3 अपॉन 4, तो 3g बाय 4, 3g बाय आर। यहाँ पे n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, 4, 4 माइनस 1 3, 3 बाय 4 इंटू आर, 3 बाय 4, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, the gravitational potential in a region is given by V equal to 3x plus 4y plus 12z joule per kilogram. The modulus of gravitational field at x equal to 1, y equal to 0 and z equal to 3 is। ये सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दिया होता है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा होता है, राइट। तो याद है कि आपको पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब वो डेल ऑपरेटर यूज करते हैं हम लोग। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है इक्वल टू माइनस डेल ऑपरेटर, ये वेक्टर है, डेल ऑपरेटर भी वेक्टर है, इनटू पोटेंशियल। ये कौन सा पोटेंशियल है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेम फॉर्मूला लिखोगे, ई बार इक्वल टू माइनस डेल वी, सेम फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है ये। तो एनीवेज, और आपको पता होना चाहिए डेल ऑपरेटर क्या होता है, तो अभी पता होना ही चाहिए आपको। डेल ऑपरेटर बहुत बार बताया मैंने, तो पता होना चाहिए, याद है। पार्शियल डेरिवेटिव with respect to x I cap, partial derivative with respect to y j cap, partial derivative with respect to z k cap। ओके, ये सब्स्टिट्यूट कर दो, therefore you will get, माइनस साइन था बाहर, इसको रीड करते डैबा डैबा डब्बा डब्बा डैबा डैबा एक्स, क्योंकि ये डी डी एक्स नहीं है, तो डैबा डैबा एक्स मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई कैप, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जे कैप, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड के कैप। और इसके बाहर था ये v, और जो v बाहर था वो अभी अंदर लेके आ जाते हैं, तो ऐसा बन गया। मतलब बेसिकली आपको ये तीन टर्म्स फाइंड करनी है,
तो फिर डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव v क्या है, 3x प्लस 4y प्लस 12z। अब देखो दूसरा और तीसरे टर्म का डेरिवेटिव जीरो होगा, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है और वहां पे x नहीं है, और ये डेरिवेटिव होता है 3। सिमिलरली जब तुम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लोगे, तो उस केस में पहला टर्म और तीसरे टर्म का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, दूसरे का आएगा 4। सिमिलरली जब तुम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लोगे, तो सिर्फ आएगा आपके पास 12। तो ये सारे वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे वो फॉर्मूला में। तो ये जो फॉर्मूला था आपके पास, आई जी इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी डैबा वी बाई डैबा एक्स। व्हाट इज डैबा वी बाई डैबा एक्स? 3 आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप। ठीक, अभी तुमको मॉड्यूलस पूछा है। व्हाट इज मॉड्यूलस? मॉड मतलब मैग्नीट्यूड पूछा है। अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, दिस इज 144, 169। 169 का रूट होता है 13, तो आंसर इज 13। आंसर इज 13 न्यूटन पर किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें भी मैथमेटिक्स लगने वाला है आपको। An infinite number of point masses each equal to small m are placed at x equal to 1, x equal to 2, x equal to 4, 8, 16, 32, 64, etc. etc. What is the total gravitational potential at x equal to 0? तो बेसिकली ऐसा है कि हमारे पास एक लाइन है, उसमें x इक्वल टू 1, फिर x इक्वल टू 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16। मतलब बेसिकली r1 डिस्टेंस है 1, r2 डिस्टेंस है आपके पास 2, r3 डिस्टेंस है 3 नहीं 4, 4 ओके। और उसके बाद जो डिस्टेंस है वो है 8, देन 16, 32 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो डबल डबल होते जा रहा है डिस्टेंस। इन सब जगह पे सेम मास रखा हुआ है, यहाँ पे तो एवरीवेयर द मास इज सेम। सिर्फ ओरिजिन पे कोई भी मास नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो मास एट द ओरिजिन। तो जो ओरिजिन है, ओरिजिन वहां पे कोई मास नहीं है, बाकी हर जगह पे सेम मास है m। यहाँ पे एक मास हो गया, यहाँ पे एक मास है, यहाँ भी एक मास है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसा है, बट ऐसा इन्फिनाइट नंबर ऑफ मासेस है। आपको ओरिजिन पे पोटेंशियल पूछा है, तो यू मस्ट नो कि टोटल पोटेंशियल एट ओरिजिन विल बी पोटेंशियल एट ओरिजिन ड्यू टू फर्स्ट मास, ड्यू टू सेकेंड मास, ड्यू टू थर्ड मास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितने हैं उतने इन्फिनाइट है इस केस में। और आपको पता होना चाहिए कि पोटेंशियल होता है gm/r, r स्क्वायर नहीं होता है, gm/r विद अ माइनस साइन। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेगेटिव होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो आंसर भी नेगेटिव है। -gm/r1 -gm/r2 -gm/r3, ऐसे इन्फिनाइट टर्म्स है, और सब में -gm है। तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो ऑन। तो ये आ गया आपका पहला डिस्टेंस था 1, तो 1/1 इज 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ये बन गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी विथ फर्स्ट टर्म a as 1 एंड कॉमन रेशो 1/2। तो दिस इज जीपी। तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 is a GP, geometric progression, with the first term A as 1 and common ratio as half। फिर आपको पता होना चाहिए what is sum of first। हाँ, मैंने पूरा नहीं किया ना, मैंने बोला sum of first n terms। अभी मैं n टर्म्स क्यों बता रहा हूँ, यहाँ तो इन्फिनाइट टर्म्स है मुझे पता है, लेकिन अगर n टर्म्स दे दिए तो सॉल्व करते आना चाहिए। a इंटू 1 माइनस आर रेज टू n अपॉन 1 माइनस आर। होता क्या है ना, हम लोग क्या करते हैं, हमको पता होता है कि मोस्टली तो इन्फिनाइट के लिए आता है, तो हम सिर्फ इन्फिनिटी का याद रख लेते हैं, फिर कभी कभी बोल देते हैं कि 100 टर्म्स है, फिर फॉर्मूला ही नहीं पता। तो ये होता है।
यही फॉर्मूला इन्फिनिटी के लिए हो जाता है a/1 - r। अब ऐसा क्यों होता है वो भी पता होना चाहिए। मैथमेटिकली स्पीकिंग r की वैल्यू हाफ है, तो अगर 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 n की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई तो 1/2 मतलब 1/∞ मतलब 0, तो ये टर्म जाएगा। हाँ, तो दैट इज वाई इन्फिनिटी सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी, उसमें हम लोग से भी ऐसा लिख देते हैं। दैट इज द रीजन। ओके, और ए है 1 1 - 1/2 मतलब यह आ जाएगा 2। 1/हाफ, हाफ का 2 गया ऊपर, तो देयरफॉर यू हैव v इक्वल टू -gm, और ये कितना है 2, तो -2gm, 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 ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन हो गया। तो एज अ स्मॉल होमवर्क, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूला देख लेना। मे बी समटाइम्स दे may ask you, if the radius of earth reduces by 4% and density remains same, then escape velocity will reduce by 2%, increase by 2%, reduce by 4%, increase by 4%। तो ऐसा बोला है कि अर्थ का जो रेडियस है वो 4% से कम हो गया, डेंसिटी सेम है, डेंसिटी सेम है, मास सेम नहीं है, तो फिर एस्केप वेलोसिटी का क्या होगा। पहले तो पता होना चाहिए कि एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2gm/r। यह फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये डेंसिटी के टर्म्स में नहीं है, ये मास के टर्म्स में है। तो इसको लिखोगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, फिर आप इसको लिखोगे 2g/r, वॉल्यूम विल बी 4/3 πr³ और साथ में लोगे रो। ठीक, ओके। तो फिर यू विल गेट दिस एज √8 πg/3r²रो, क्योंकि r³ और एक r हो गया कैंसल। 8πg3 ये सब कांस्टेंट है और रो भी कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनल टू r², मतलब प्रोपोर्शनल टू r, मतलब जितना परसेंटेज चेंज r में है उतना ही परसेंटेज चेंज s के वेलोसिटी में है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो अभी इसके आगे मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू नो इफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर भी 1 आ रहा है, इसका मतलब r की वैल्यू कम होगी तो s के वेलोसिटी की वैल्यू कम होगी। r की वैल्यू 4% से कम होगी तो s के वेलोसिटी की वैल्यू भी 4% से कम होगी, तो फिर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the distance of a planet from the sun is 5 times the distance between the earth and sun। एक प्लैनेट है जिसका सन से डिस्टेंस 5 टाइम्स है कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, द टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इज। इसको सॉल्व करने के लिए टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट, डिस्टेंस ऑफ अर्थ रेज टू 3/2, और ये 5 बोला है 5, तो ये आ गया 5 रेज टू 3/2। तो टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट इज 5 रेज टू 3/2 टाइम पीरियड ऑफ अर्थ, और आप सबको पता है क्योंकि तुम सब अर्थ पे ही रहते हो, और हमने अर्थ के एक चक्कर को ही 1 ईयर बोला है, जो जो लकीली इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से आज खत्म हो रहा है। वैसे सेंस नहीं बनता है, यू नो एट एवरी सेकेंड अर्थ इज कंप्लीटिंग 1 राउंड, हर सेकेंड पे ही हो रहा है वो तो। क्यों, ये लिखना मत है, क्या लिखने से चीज नहीं है वो। ये अर्थ का ऑर्बिट एलिप्टिकल सन यहाँ पे है, ठीक। अर्थ अगर यहाँ पे है तो 365 दिन के बाद वापस यहाँ पे आएगा, अर्थ अगर यहाँ पे है तो 365 दिन के बाद वापस यहाँ पे आएगा। अगर अर्थ यहाँ पे भी है तो भी 365 दिन के बाद अर्थ वहीं पे आएगा। तो 31 दिसंबर पे पटाखे जला के पोल्यूशन करके कोई मतलब नहीं है। एलियंस देख के बोलते होंगे, इसलिए हम बोलते हैं कि ह्यूमंस आर नॉट इंटेलिजेंट, और इसके लिए हम लोग आते नहीं मिलने। हो सकता है आते हैं, यूएस में आते हैं फॉर सम रीजन, हमारे इधर तो नहीं आते, पता नहीं। चलो एनीवेज, जोक्स अपार्ट, तो कमिंग टू द पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। A satellite is launched into a circular orbit of radius r। एक सैटेलाइट है, उसको हमने एक सर्कुलर ऑर्बिट
विथ रेडियस आर लॉन्च कर दिया उसको अराउंड अर्थ, और जब ऑर्बिट बोला हो तो डायरेक्टली सेंटर से डिस्टेंस होता है वो। हाइट बोला है क्या? नहीं। तो क्या बोला है? हाँ, while a second satellite is launched into orbit of radius 1.02 r. Very good. The percentage difference in the time period of the two satellite is. ये क्वेश्चन अगर आपको ट्रिक्स पता है तो बहुत फास्ट होता, अगर नहीं पता तो थोड़ा टाइम लगेगा। व्हाट इज टाइम पीरियड इफ यू रिमेंबर? अंडर रूट ऑफ आर क्यूब, मतलब आर क्यूब, ऐसा बोल रहे हो तुम? आर बाय जी। अगर टाइम पीरियड का इक्वेशन ही नहीं पता है तो फिर कैसे सॉल्व होगा? ए टी स्क्वायर इक्वल, अभी ये एक सोचने का मतलब, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आर यू लाइक थिंकिंग टी। अभी पिछले क्वेश्चन में तुमने क्या किया? यही है, वही चीज है वो। इज इट नॉट द सेम थिंग? एग्जैक्टली द सेम थिंग, एंड यू आर ट्राइंग टू रिमेम्बर व्हाट वाज द फॉर्मूला। यही तो है, वही है। तो व्हाट विल बी डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, 3/2 डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। 11th स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर, वहीं पे फॉर्मूला सीखे थे, हमने सीखे थे क्या? यस। अभी डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 फाइंड करना है, बराबर। वो भी फाइंड नहीं करना है, वो 2% है, तो आंसर 3% आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। अब बोलोगे 2% कैसे? मैंने आपको कम से कम 6-7 क्वेश्चन में बताया है। अगर पहले आर था, अब 1.1 आर हो गया तो 10%। पहले आर था, अभी 1.05 हो गया तो 5%। पहले आर था, अभी 1.02 हो गया तो 2%। 2%। पहले आर था, अभी कितना हो गया? 1.02। तो व्हाट इज इंक्रीज? 2%। चलो नहीं याद, कोई बात नहीं। तो डेल्टा आर बाय आर इज R2 माइनस R1 अपॉन R1। ठीक। व्हाट इज R2? 1.02 R माइनस R अपॉन R। तो ये कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा ये? हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 0.02। ठीक, ये आ गया डेल्टा आर बाई आर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हो ना, तो डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 इज इक्वल टू 3/2। दिस इज 0.02 इंटू 100। ये 2 हो गया, 2 और 2 हो गया कैंसल, तो 3% ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। periodic time of a satellite revolving around above earth surface, मतलब अभी अर्थ के सरफेस से बोला है, एट अ हाइट इक्वल टू आर, अभी सेंटर से नहीं है। वेर आर इज रेडियस ऑफ अर्थ एस, तो आपको पीरियोडिक टाइम पूछा है सैटेलाइट का। व्हाट इज द पीरियोडिक टाइम ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अबव अर्थ सरफेस? पीरियोडिक टाइम फाइंड करो। तो अभी अभी देखा था फॉर्मूला, अभी तो पता होना ही चाहिए, पता होना चाहिए। आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब, ओके। तो ये आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम आर प्लस एच का क्यूब। तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर प्लस आर, क्योंकि एच की वैल्यू भी आर है। आर है, ओके, अपॉन जी एम। तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2 आर का क्यूब, तो 8 आर क्यूब अपॉन जी एम। ओके, जस्ट अ मिनट, हो गया। ठीक है, 8 का स्क्वायर रूट होता है 2√2, 2√2 और 2, तो 4√2 पाई अंडर रूट ऑफ आर क्यूब बाय जी। हो गया। अच्छा, वो जी एम की जगह पे जी आर स्क्वायर, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 4√2 पाई अंडर रूट ऑफ स्मॉल जी इज जी एम बाई आर स्क्वायर, तो जी एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर। तो हो गया 4√2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी। तो 4√2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी। अगला क्वेश्चन।
वन प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोजेक्टाइल है वो, वन प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल आफ्टर डेविएशन फ्रॉम इट्स पाथ starts moving round the earth in circular path of radius equal to 9 times the radius of earth, its time period will be। तो एक प्रोजेक्टाइल था जो अपने रास्ते से भटक गया, पता है ना प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, भटक गया तो ऐसा करने लग गया अर्थ के अराउंड, राइट, स्टार्ट्स परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अराउंड अर्थ, ऐसा बोला है, एट अ हाइट ऑफ 9 आवर, एट अ हाइट, हाँ हाइट, हाइट बोला है ना, रेडियस बोला है, तो स्मॉल और रेडियस दे दिया 9 आवर, और आपको पूछा टाइम पीरियड क्या है, वही क्वेश्चन है वापस, इस नहीं नहीं डायरेक्टली यस, हाँ कैपिटल जीएम, ठीक है, कैपिटल जीएम है, पक्का, श्योर, यस, और ये आर कितना है, 9 9, हाँ तो 9, अरे 9 आर का क्यूब, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, अभी सीख लो, नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और ये कैपिटल आर हो जाएगा, बराबर है ना। हाँ अभी देखो क्या होता है ना, 9 का क्यूब करना नहीं, 9 का पहले रूट ले लेना, 3 का क्यूब कर लेना, 27 को बाहर निकाल लेना, समझ में आया कैलकुलेशन, 9 रेज टू 3/2 है वो, तो तुमने क्या किया, पहले स्क्वायर रूट लिया, 3 का क्यूब 27 × 2 पाई √ऑफ आर क्यूब बाय जीएम। अब यहाँ पे वापस जी आर, हाँ तो ये जीएम के यहाँ पे क्या लिखेंगे, GR², तो 27 × 2 पाई √ऑफ आर क्यूब बाय GR², बराबर है ना, यस वेरी गुड, तो ये आ जाएगा आपका R/G, 27 × 2 पाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्शन भी करना पड़ेगा इसमें, और ये क्वेश्चन शायद नेक्स्ट सेट में वापस रिपीट भी होगा, तो देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। 4 आइडेंटिकल मासेस M, 4 आइडेंटिकल मासेस M आर केप्ट एट पॉइंट्स A B C and D, A B C and D, तो ऐसा मेरे को लगता है कि यहाँ गलती है, क्योंकि आंसर जो है वो की के साथ, मतलब ऑप्शन के साथ मैच नहीं होता, तो सी को यहाँ बोलना पड़ेगा, हम्म, ठीक, तो थोड़ा सा करेक्शन है, नहीं तो आंसर नहीं मैच होगा, नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास एट पॉइंट डी इज, तो टोटल 3 वर्टेक्स है, ए बी एंड सी, और एक है सेंटर ऑफ द क्यूब, दैट इज डी, इन चारों जगह पे मास है, सेम सेम मास है, इंपॉर्टेंट, आपको पूछा है व्हाट इज द फोर्स ऑन मास एट डी, तो डी पॉइंट पे जो मास है उस पर फोर्स कितना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है क्यूब के सेंटर से क्यूब का हर एक वर्टेक्स सेम डिस्टेंस पे होता है, ऐसे ही होता है, और सारे मासेस भी सेम थे, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज जितना फोर्स डी पे ए की वजह से है, उतना ही फोर्स डी पे बी की वजह से है, उतना ही फोर्स डी पे सी की वजह से भी है, सबको बोल दिया एफ, बराबर। और फिर आप देख ही रहे हो, डी को डी को जितना पुल सी करेगा उतना ही पुल बी करेगा, पुल मतलब खींचना, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है ना, तो टग ऑफ वॉर देखा होगा, अगर दोनों टीम दोनों साइड से इक्वली खींच ले तो कुछ नहीं होता, हाँ तो कैंसिल होता है, तो ये दोनों फोर्सेस हो गए कैंसिल आउट, कौन से दो फोर्सेस कैंसिल आउट हो गए, फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी एंड डी ड्यू टू सी, तो फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी एंड फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी कैंसिल आउट, तो बचा एक ही, therefore net force, what is net force equal to force on D due to A, what is force on D due to A, G m1 m2 by distance square, G m1 m था, m2 भी m था, अभी आपको पता होना चाहिए what is this particular distance, और कैसे निकालते नहीं पता है तो
पता है? नहीं पता है? तो एक काम करो, रुको जरा, जिनको नहीं पता उनका भी सोचना पड़ता है ना। घाई मत करो। ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस भी ए है, और ये बन गया हाइपोटेन्यूज, बन गया क्या हाइपोटेन्यूज? यस। ये ए तो वो कितना, कितना? √2a, क्योंकि वो क्या है? हाइपोटेन्यूज है। किसका हाइपोटेन्यूज है? राइट एंगल ट्राइंगल के, जिसका साइड क्या था? ए और ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर का रूट, तो कितना आ गया? √2a और ये साइड ए है ही, ये वाला साइड ए दिया है ना तुमको। तो देखो, तुम अगर अच्छे से देखोगे तो ये और एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। बन गया क्या? और ये जो डायगोनल है वो कौन है? हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस √2a का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, मतलब उसका रूट। ये √3a, हमको तो आधा ही चाहिए था, हमको तो सिर्फ यहां से यहां तक चाहिए ना। तो ये क्या आ जाएगा? √3a बाई अरे √3a/2। तो जो r है, हमारा डिस्टेंस है r, वो बन गया √3a/2। इसका क्या करोगे? स्क्वायर। तो √3a/2 का स्क्वायर। तो ये जो 2 है, 2 वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, वो कहाँ गया? न्यूमरेटर में। तो क्या हो गया? वो 4। तो आ गया 4gm² बाय 3a²। ऑप्शन नंबर। देखो, ये सी पॉइंट को ना वहां क्यों दिखाना पड़ा, उसका रीजन था। लॉजिकली स्पीकिंग, अगर सी पॉइंट में यहाँ रखता जहाँ ओरिजिनली था, ओरिजिनली वो यहाँ पे था, अगर वहां रखता तो तुमको थोड़ा 3D में इमेजिन करना पड़ेगा, 3D में इमेजिन करना पड़ेगा तुमको। सी उसको वहां खींच रहा है, बी उसको वहां खींच रहा है, और जो ए था, ए वो पीछे से खींच रहा है। तो ये तीनों ही फोर्सेस सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो कैंसिल तो कुछ होगा ही नहीं। फिर तुमको तीन फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, और उसके लिए तुमको लगता है एंगल बिटवीन दीज 3 वेक्टर्स, एंड यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया अबाउट व्हाट आर द एंगल्स। दिया नहीं है, इसके लिए वो क्वेश्चन में गलती है, और उसको सिर्फ शिफ्ट कर दिया तो आंसर आ गया। मैं वहां की जगह यहाँ भी रख सकता था, मैं यहाँ पे भी सी दिखाता ना तो भी चल जाता, सिर्फ उसमें फिर ए और सी का फोर्स कैंसिल होता और बी का फोर्स बच जाता। हम्म। अगला क्वेश्चन। पॉइंट डी पे फोर्स 0 तब आएगा जब यहाँ पे भी एक मास रख दूं, और और यहाँ पे भी मास रख दो। ये सब केस में 0 होगा, मतलब यहाँ पे मास रख दिया तो भी 0, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, तो अपोजिट पेयर लगते हैं। फिर यहाँ पे एक और इसके पीछे एक, मतलब बेसिकली हर डायरेक्शन से इक्वल अमाउंट में फोर्स लगना चाहिए कैंसिल होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ नेपच्यून एंड सैटर्न फ्रॉम द सन आर नियरली 10⁻13 एंड 10⁻12 respectively. Their periodic times are in the ratio। क्या जोक है? टाइम पीरियड नेपच्यून का, सॉरी नेपच्यून ना, नेपच्यून एंड सैटर्न में प्लूटो लेके चलो, बेचारा प्लेनेट नहीं है अभी, उसको तो फैमिली से बाहर निकाल दिया, उसको बोल दिया कि तू अभी से प्लेनेट नहीं है, डॉट प्लेनेट है, ठीक है। एनीवेज, याद है आपको ये? 10⁻3/2, 10⁻13, 10⁻12, मतलब 10⁻3/2, मतलब 1000 का रूट 10√10, 10√10। चलो अगला क्वेश्चन, कोई जरूरत नहीं लिखने की। टू स्पेरिकल स्टार्स, दो स्पेरिकल स्टार्स, each of mass capital M with their centers distance d apart revolve under mutual gravitational attraction about the point midway, important है, about the point midway between their centers the period of revolution will be। पहले तो क्वेश्चन समझ लो क्या बोला है। हमारे पास दो स्पेरिकल स्टार्स है, दोनों का मास है कैपिटल M, दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है d, बराबर। और क्या कर रहे हैं ये? दे आर रिवॉल्विंग अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। पहला दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा पहले को अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों एक दूसरे के अट्रैक्शन में चक्कर काट रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन है। अबाउट अ पॉइंट, क्योंकि जब चक्कर काटेंगे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे,
तो सर्कुलर मोशन अबाउट सम सेंटर होता है, तो वो सेंटर कहाँ पे है? मिडवे बिटवीन देयर सेंटर, मतलब पहले स्टार और दूसरे स्टार के डिस्टेंस का जो सेंटर है वो। ओके। तो पहले तो क्वेश्चन क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आया तो वो सॉल्व तो होगा ही नहीं। तो ये एक स्टार था और दोनों आइडेंटिकल है क्योंकि दोनों का मास सेम है। तो ऐसा है, इन दोनों का डिस्टेंस कितना है? डी। और दोनों एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं, ऐसा बोला है। बराबर, दे आर रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड ईच अदर। ठीक। तो मेरे को एक बात बताओ, सर्कुलर मोशन के लिए विच इज द रिक्वायर्ड फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स, कोई भी फोर्स का एक सोर्स होता है। यहाँ पे दो मासेस के अलावा तीसरा कुछ था ही नहीं, तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ही आ रहा होगा, ऐसे होगा ना? हाँ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम, टाइम पीरियड फाइंड करना है क्या? हाँ, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। याद रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स में डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर होता है, और यहाँ पे तुम लेते हो सेंटर ऑफ सर्कल से लेके तो मास तक का डिस्टेंस, दैट इज डी/2। इसी को मैंने बोला हुआ है आर। बराबर, पक्का पक्का। तो ये कैपिटल एम है, एक एम हो जाएगा कैंसल, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाय डी स्क्वायर इंटू आर। ठीक। ओमेगा हो जाएगा 2 पाई/टी, इसका हो जाएगा स्क्वायर जी एम, हाँ वो एम स्क्वायर का स्क्वायर हटाना पड़ेगा, ओके फाइन। तो यह आ जाएगा डी स्क्वायर डी/2 ना। हाँ, तो 2 जाएगा ऊपर, तो 2 पाई/टी का स्क्वायर इक्वल टू 2 GM अपॉन D³ बराबर। हाँ बराबर है, करेक्ट है। स्क्वायर रूट ले लो, आपको टी चाहिए ना, टी चाहिए ना, तो स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट। तो 2 पाई/टी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 GM/D³। तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ D³ बाय 2 GM। ऐसा नहीं दिखा? है क्या? है। ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगर नहीं दिखता तो फिर हमको ये 2 को अंदर लेके जाना पड़ता, स्क्वायर करके। बराबर है, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं तुमको डायरेक्टली बता दूंगा इसका आंसर क्या है, और कैसे डायरेक्टली आता है वो भी समझ लो। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें देर आर ट्रिक्स, बट अगेन फिजिक्स है ये, फिजिक्स कॉन्सेप्ट के बिना नहीं होगा। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसका आंसर क्लियर है। क्वेश्चन में क्या बोला है पहले देख लो, क्या बोला है आपको? जियो स्टेशनरी मतलब जिसका टाइम पीरियड 24 आवर होता है। ओके, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। टू मेक इट एस्केप फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, इट्स वेलोसिटी मस्ट बी इंक्रीज ऑफ कोर्स बाय 41.4%। अब ऐसा क्यों? जब एक सैटेलाइट ऑलरेडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसके पास कितना स्पीड है? क्रिटिकल वेलोसिटी है, मतलब उसके पास वीसी ऑलरेडी है। ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज अंडर रूट ऑफ GM/r। कैपिटल आर अगर डिस्टेंस कम होगा तो, और R+H अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो, डजेंट मैटर रियली। तुमको अगर ऐसा लिखना है तो वैसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अप टू यू। ओके। अब उसको एस्केप करवाना है तो कितना चाहिए? अंडर रूट ऑफ 2 GM/r। मतलब एस्केप के लिए बेसिकली तुमको चाहिए √2 × √of GM/r। मतलब बेसिकली V2, एस्केप वेलोसिटी क्या है? V2 है, V2 कितना है? √2 टाइम्स ऑफ V। बराबर, करेक्ट।
अभी मैंने बोला डायरेक्टली क्यों सॉल्व होता है, बताता हूँ आपको। √2 कितना होता है, 1.414, 1.414, 1 को छोड़ दो, क्या बचा 0.414, उसको परसेंट में कन्वर्ट कर लो। तुमको पूछा क्या था, तुमको पूछा था हाउ मच शुड द वेलोसिटी बी इंक्रीज्ड परसेंटेज वाइज, मतलब तुमको क्या पूछा है, डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। व्हाट इज डेल्टा वी बाई वी, V2 माइनस V1 बाय V1 इंटू 100, तुमको पूछा ये था। अब तुम अगर ये देखोगे ना अच्छे से, तो तुमको मैंने बताया था √2 मतलब क्या। ओके, तो कैन आई राइट डाउन V2 इक्वल टू 1 प्लस 0.414 V1, लिख सकता हूँ क्या, लिख सकते हैं ना। तो ऐसा लिख सकते हैं, तो ऐसा भी तो लिख ही सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो फिर V2 माइनस V1 इक्वल टू 0.414 V1, ये भी कर सकते हैं क्या, यस। और अगर ऐसा कर सकते हो तो फिर V2 माइनस V1 बाई V1 इक्वल टू 0.414 भी लिख सकते हैं। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 0.414 इंटू 100 मतलब 41.4%, ऑप्शन नंबर बी। तो हाउ टू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए आपको। सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जैसे मैंने अभी डिराइव करके दिया, बाय द वे ये ये बोर्ड के एग्जाम में था, शो दैट एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। ये आया है बोर्ड एग्जाम में फॉर 2 मार्क्स, एमसीक्यू में भी आया है, शो करने के लिए भी आया है फॉर 2 मार्क्स। अभी ऐसा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एस्केप करने के लिए वेलोसिटी क्रिटिकल से ज्यादा ही लगता है। अब ऑलरेडी जब सैटेलाइट सर्कुलर मोशन में था तो क्रिटिकल तो था ही, आप सिर्फ थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, अभी देखो वीसी है, चाहिए कितना, वीई, वी क्या है √2 टाइम्स ऑफ वीसी, √2 क्या है 1.414, बराबर। इसको मैंने अलग कर लिया, 1 अलग 0.414 अलग, ठीक। तो क्या बन गया, वी वी एस्केप क्या बन गया, वीसी प्लस 0.414, बराबर। तो मुझे अभी वेलोसिटी कितना बढ़ाना पड़ेगा, 0.414 फ्रैक्शन वाइज और परसेंटेज वाइज 41.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, a planet has mass 1/10 of earth while radius is 1/3 of earth। तो एक planet है जिसका mass 1/10 of earth है और उसका radius 1/3 of earth है। if a person can throw a stone on the surface of earth up to height of 90 मीटर, अर्थ के सरफेस से ऊपर फेंका तो 90 मीटर तक गया, then he will be able to throw the stone on that planet to height of। इसमें अजम्पशन होता है कि दोनों प्लैनेट पे सेम वेलोसिटी से थ्रो किया, ये अजम्पशन है, राइट। तो ऐसा है कि एक प्लैनेट है, उस प्लैनेट का मास है 1/10 ऑफ अर्थ, ठीक। और उस प्लैनेट का रेडियस, रेडियस बोला ना, रेडियस, यस, इज 1/3 ऑफ अर्थ। अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 90 मीटर, देन इफ आई थ्रो द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द प्लैनेट विद द सेम एफर्ट मतलब सेम इनिशियल वेलोसिटी, तो कितने हाइट तक जाएगा। ऐसे केस में यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। मैक्सिमम हाइट पे ऑब्जेक्ट जब मैक्सिमम हाइट तक जाता है, वेलोसिटी बन जाता है 0, ये हो जाएगा u², ये हो जाएगा -2gh। -2 क्योंकि जब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में ऑब्जेक्ट जाता है तो उसका रिटार्डेशन होता है, इसके लिए माइनस, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक। तो u² आपको मिल गया 2gh, तो h आपको मिल गया u² बाई 2g। मैंने बोला सेम एफर्ट मतलब सेम स्पीड, इनिशियल स्पीड सेम था, तो h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g। तो h इज प्रोपोर्शनल टू g, इक्वेशन नंबर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g, इक्वेशन नंबर 1। अब g क्या है वो देख लो, g इक्वल टू gm बाय r², तो g इज प्रोपोर्शनल टू m बाय r², इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2। हाइट प्रोपोर्शनल था 1/g को, g प्रोपोर्शनल है m बाय r² को, तो हाइट प्रोपोर्शनल हो गया r² बाय m। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन दैट प्लैनेट अपॉन हाइट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ डायरेक्टली किसको प्रोपोर्शनल है, रेडियस के स्क्वायर को, रेडियस के स्क्वायर को। और इनवर्स किसको है, मास को। ओके, ये वैल्यू कितनी थी 90,
आरपी बाय आर ई 1/3 इसका स्क्वायर, एम ई बाय एम पी 10। तो एच पी इक्वल टू 90 वहां गया, ये स्क्वायर होके 9 हो गया, ये 10 हो गया, 1 जार 10 जार 10 टू 10 100, तो 100 मीटर तक जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर, लेंथ ऑफ अ डे मतलब टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रोटेशन टी, द हाइट ऑफ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट इज, जोक है ये क्वेश्चन। डू यू रिमेम्बर, वो तो पता ही होगा अभी, रिमेम्बर कैसा क्या है अब, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम आर क्यूब। तुमको हाइट पूछा है ना, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का हाइट पूछा है ना आपको, 4 पाई स्क्वायर बाय जी एम इज आर प्लस एच का क्यूब। इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, तो जी एम टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इक्वल टू आर प्लस एच का क्यूब। टेकिंग क्यूब रूट, टेक क्यूब रूट, तो क्यूब रूट ले लो दोनों साइड पे, मतलब रेस टू 1/3 कर लो, और आर को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो एच इक्वल टू जी एम टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर रेस टू 1/3 माइनस आर। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, at what height over the earth's pole the free fall acceleration decreases by 1%। मैंने बोला था 1% से कम होना मतलब 99% होना, मतलब बेसिकली उस हाइट पे 1% से कम हो गया तो 99% है। दिस इज व्हाट यू शुड नो। अब लिखने का तरीका अपना अपना होता है, मैं ऐसे लिखने वाला हूँ, 1% से कम होना मतलब 99% बचना। तो जी एच इक्वल टू 99/100 इंटू जी, इसका मतलब जी एच बाई जी इक्वल टू 99/100। अगर सिर्फ 1% कम हुआ है तो हाइट बहुत कम रहा होगा इसके लिए, तो 1 - 2h/r। तो आपको मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 यू विल हैव जी एच बाई जी, वो तो 1 - 2h/r है, ठीक है। तो 1 - 2h/r इक्वल टू 99/100। इसको यहाँ लाओ, उसको वहां लेके जाओ, 99/100 यहाँ पे आ गया, इक्वल टू 2h/r, तो कितना हो गया ये 1/100, 1/100 बराबर। हाँ, तो h इक्वल टू क्या हो गया, r/200। r कितना होता है 6400 अपॉन 200, तो कितना हो गया 32। तो आंसर इज 32 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी। So that's it for today. We will stop at this question.